रोनाल्ड रीड एक सफाई कर्मचारी थे जिन्होंने 25 साल तक एक पेट्रोल पंप पर काम किया। ये अपने फैमिली के पहले बच्चे थे जिन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की, जिसका मतलब है 12वीं तक पढ़ना, और साथ ही साथ उन्होंने 17 साल जेपी पेनी में एज अ फ्लोर क्लीनर काम किया। लेकिन 2014 में जब इनका देहांत हुआ 92 की एज में, तो ये न्यूज के हेडलाइन बन गए थे यूएस में। 2014 में 2.8 मिलियन लोग मरे थे यूएस में, लेकिन उनमें से रोनाल्ड रीड ही क्यों मरने के बाद फेमस हो गए, क्योंकि इनके बैंक अकाउंट में कुल $8 मिलियन थे, जिसे अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो वो ऑलमोस्ट बनते हैं 58 करोड़ 32 लाख रुपीस। उन्होंने $2 मिलियन अपने स्टेप किड्स के लिए छोड़ा और बाकी के $6 मिलियन अपने घर के पास एक हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया। अगर आप मेरी ही तरह ये सोच रहे हो कि रोनाल्ड के पास इतने पैसे कैसे आए, तो उन्होंने बस ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और दशकों तक उन्हें कंपाउंड होने दिया, जो $8 मिलियन में कन्वर्ट हो गया। अब आप ये पूछेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक्स किसे कहते हैं, तो ब्लू चिप स्टॉक्स उन स्टॉक्स को कहते हैं जो ब्लू चिप कंपनीज द्वारा इशू किया जाता है। ब्लू चिप कंपनीज उन कंपनी को कहते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होती है और साथ ही साथ मार्केट रेपुटेशन भी काफी हाई होती है, जिस कारण उनके शेयर्स के प्राइस भी ज्यादा होते हैं। जैसे इंडिया के ब्लू चिप कंपनीज का कुछ एग्जाम्पल इस तरह हो सकते हैं, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एशियन पेंट्स। जैसे ही यूएस मार्केट की ब्लू चिप कंपनीज में रोनाल्ड रीड ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, जिससे कि वो मिलियनर बन गए थे। अब मैं आपके साथ एक और रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूं, जिसका नाम है रिचर्ड फुस्कॉन। रिचर्ड एक MBA ग्रेजुएट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद मर्लिन लिंच कंपनी में एज अ एग्जीक्यूटिव काम किया, और वो इतने सक्सेसफुल हो गए थे अपने फाइनेंस करियर में, जिस कारण उन्होंने सिर्फ 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद फिर वो चैरिटेबल काम करने लगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा था अपने ऊपर, और जब 2008 में मार्केट क्रैश किया तो वो बैंकरप्ट हो गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये दो स्टोरीज अपने आप में ही यूनिक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे कि वो किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्ट बन सके। जब हम इंजीनियर्स की बात करते हैं तो उन्हें भी एक्सपर्ट बनने में काफी टाइम लगता है, लेकिन जब बात आती है फाइनेंस की, तो इवन हार्वर्ड ग्रेजुएट भी कंगाल हो सकता है और बस एक सफाई कर्मचारी भी करोड़पति बन सकता है। और आज मैं जिस बुक की समरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसने मेरी लाइफ तो बदल दी है, और मेरा वादा है आपसे, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जिस बुक की मैं समरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ये एक ऐसी अनोखी बुक है जिसे मैं बार बार पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है सारे कैटेगरीज में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारे स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने इस बुक से सीखी है। इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है, और मेरा गोल इस चैनल से यही है कि मैं 10,000 लोगों की हेल्प करूं उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। और इस वीडियो से मैं एक और स्टेप अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। मुझे इंडिया को सबसे अमीर देश बनते देखना है, जिसके लिए मैं वीडियोस की लेंथ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हर संडे आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरी। तो पहला लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है, पीपल आर नॉट क्रेजी, देयर फाइनेंशियल पास्ट हिस्ट्री विथ मनी शेप्स देयर लाइफ। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेता है तो ये उसके पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है दुनिया कैसे सोचती है पैसे के बारे में। ऑथर कहते हैं, पीपल डू क्रेजी थिंग्स विथ मनी बट नो वन इज क्रेजी। यानी लोग बहुत सारी गलत डिसीजंस लेते हैं पैसों के बारे में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें पैसों की समझ नहीं है। हम लोग डिफरेंट जनरेशन में पैदा हुए हैं, हमें डिफरेंट सोच रखने वाले पेरेंट्स पालते हैं जिनकी खुद की इनकम डिफरेंट होती है, जो खुद डिफरेंट इकोनॉमी में पैदा हुए हैं। जॉब मार्केट अलग अलग कंट्री की बहुत डिफरेंट होती है, और साथ ही साथ लक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है किसी के भी लाइफ में। यानी अगर कोई व्यक्ति जो इंडिया में पुअर क्लास परिवार में पैदा हुआ है, उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होगी हम अगर कंपेयर करें दूसरे परिवार की जो यूरोप में हाई क्लास में पैदा हुए हैं। जो गरीबी में पैदा हुए हैं उनके लिए फाइनेंशियल रिस्क लेना मुश्किल है, कंपेयर करें उस व्यक्ति के बारे में जो एक बूमिंग इकोनॉमी में पैदा हुआ है और वो अच्छे पैसे कमाता है। वो शायद
अपने पैसों के साथ रिस्क ले सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति नहीं ले सकता। अगर आप उस जनरेशन में पैदा हुए हो जहां पर इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक थी और इन्फ्लेशन भी काफी हाई था, तो शायद आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करो। कंपेयर करें अगर आज की इकोनॉमी से, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इससे हमें एक बहुत ही यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल डिसीजन वो लेते हैं उनके लिए वो परफेक्ट डिसीजन होता है, जिससे आप शायद एग्री ना करो, क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंस डिफरेंट है पैसों के बारे में। अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसे लोग लॉटरी टिकट में लगाते हैं, जो मूवीज, वीडियो गेम्स, स्पोर्ट्स इवेंट और बुक्स को कंबाइन करने के बाद भी लॉटरी टिकट में ज्यादा पैसे लगते हैं। और आप शायद ये नंबर सुन के थोड़ा चौंक भी जाओ। ऑन एन एवरेज एक अमेरिकन $412 खर्च करता है लॉटरी टिकट पे, जो इंडियन रुपीस में आता है अप्रॉक्स 30,000 रुपए साल के। यानी 40% से ज्यादा अमेरिकन के पास $400 की इमरजेंसी फंड भी नहीं है, लेकिन वो $412 लॉटरी टिकट पे स्पेंड करते हैं। ये बहुत ही यूनिक है। इतने सारे अमेरिकन एक ऐसी जगह पैसे डाल रहे हैं जिसमें जीतने के चांस बिल्कुल ही कम है। शायद 10 लाख में एक व्यक्ति लॉटरी जीतता होगा, लेकिन उन लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद जो कंक्लूजन निकला, क्यों इतने लोग लॉटरी टिकट पे अपने पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो भी जॉब वो कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म करने से भी वो अमीर नहीं बन सकते, और ना ही उनके पास कोई ऐसी अनोखी आइडिया या स्किल है जो उन्हें मिलियनेयर बना सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेचेक टू पेचेक सर्वाइव करते हैं, जिसका मतलब होता है जितना इनकम है उतने ही खर्चे हैं। अगर वो एक महीना काम ना करे तो शायद वो बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। इसीलिए लॉटरी टिकट उनके लिए एक पॉजिटिव सपना है, जो उन्हें ये बिलीव कराती है कि वो अपनी इस गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है कि आप इससे एग्री ना करो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज और एक्सपीरियंस अलग है बाकियों से। ऑथर इसीलिए हमें कहते हैं कि किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन आपसे बहुत डिफरेंट है, और आपको जो पता है पैसों के बारे में शायद उन्हें नहीं पता है, और जो उन्हें पता है वो शायद आपको नहीं पता है। लेसन नंबर 2 है जो मैंने इस बुक से सीखा, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लक एंड रिस्क टू अचीव फाइनेंशियल सक्सेस। ऑथर कहते हैं कि लक और रिस्क दोनों भाई हैं। ये दोनों ही एक ऐसी सच्चाई है जो हमें बिलीव करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों ही मैटर करता है एक व्यक्ति के हार्डवर्क के बाद। जैसे ऑथर बिल गेट्स की स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे बिल गेट्स सक्सेसफुल बने। बिल गेट्स एक लौते हाई स्कूल में पढ़ रहे थे पूरे दुनिया में, जिसके पास एक कंप्यूटर था 1968 में। स्कूल का नाम था लेक साइड स्कूल, जो सियाटल में था, जो एक सिटी है वॉशिंगटन में, जिसके टीचर मिस्टर बिल डोगल वर्ल्ड वॉर 2 के नेवी पायलट थे। उस स्कूल में वो मैथ्स और साइंस पढ़ाई करते थे। उनका ये मानना था कि किताबी नॉलेज तो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति तभी स्किल्ड बनता है जब उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस भी हो। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल से बात करके एक टेली टाइप मॉडल 30 कंप्यूटर लीज पे लिया। पूरे यूएस के कॉलेजों में भी इतना एडवांस कंप्यूटर नहीं था जो बिल गेट्स के स्कूल में था, जिससे जब वो सिर्फ क्लास 8 में थे तभी उन्होंने अपने फ्रेंड पॉल एलन के साथ एक्सपर्ट बन गए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है, जिसे उन्होंने अपने फ्रेंड एलन के साथ शुरू किया था। अगर हम क्विक एक मैथ्स करें तो 1968 में 303 मिलियन हाई स्कूल एज बच्चे थे पूरे दुनिया में, जिसमें से 18 मिलियन बच्चे थे यूएस में। उन 18 मिलियन बच्चों में सिर्फ 300 बच्चे लेक साइड स्कूल में जाते थे। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 303 मिलियन में से सिर्फ 300 बच्चों के पास एक्सेस था एक कंप्यूटर का। यानी एक बच्चा 1 मिलियन में कंप्यूटर यूज कर सकता था, और बिल गेट्स उसी 300 बच्चों में थे। तो यहाँ पे लक डेफिनेटली मैटर करता है, और बिल गेट्स ये कहते हैं कि अगर मेरे स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। तो ऑथर हमें ये कहते हैं कि किसी के फाइनेंशियल सिचुएशन को कभी हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें कभी वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो अमीर बन सके। और जो व्यक्ति अभी अमीर है उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें सक्सेस मिली। लेकिन किसी को भी कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक का दूसरा भाई है रिस्क। तो कभी भी उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है जिससे वो अपने सारे पैसे गंवा सकते हैं। उसी तरह अगर आप अभी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तो आपको निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको आने वाले टाइम के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा। जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। लेसन नंबर 3 जो मैंने इस बुक से सीखा वो है कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, हाउ वॉरेन बफेट बिकेम बिलियनियर।
यानी कंपाउंडिंग के पावर से कैसे वॉरेन बफेट बिलियनियर बन गए। ऑथर कहते हैं कि हमारी नॉलेज अर्थ के बारे में अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है। 19th सेंचुरी के बाद ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि अर्थ पूरी तरीके से कई बार आइस से कवर्ड था, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कुल 5 बार हुआ था, जिसमें अर्थ हजारों सालों तक सिर्फ और सिर्फ आइस में कवर्ड था और फिर मेल्ट हुआ और फिर से आइस में फ्रीज हो गया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया को आइस से फ्रीज करने में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए और कितना हीट चाहिए उसी फ्रीज्ड आइस को मेल्ट करने में। अर्ली 90s में एक सर्बियन साइंटिस्ट जिनका नाम था मिलुटिन मिलानकोविक, उन्होंने ये कहा था कि ग्रेविटेशनल पुल सूरज और चांद का डायरेक्टली इफेक्ट करता है पृथ्वी के मोशन और टिल्ट के ऊपर। इससे ये होता है कि पृथ्वी सूरज की ओर टिल्ट करेगा या फिर सूरज से दूर टिल्ट करेगा, और इन साइकिल्स के दौरान जो हजारों सालों तक चलता था वो पृथ्वी को फ्रीज या मेल्ट कर देता था अगर पृथ्वी का हेमिस्फीयर सन के पास जाए और या फिर उससे दूर जाए। रशियन मेटेरोलॉजिस्ट जिनका नाम था वोल्डमिर कोपेन ने मिलुटिन मिलानकोविक के थ्योरी के ऊपर डीप में रिसर्च किया, और उनका कंक्लूजन ये था कि पृथ्वी ठंड के मौसम में ज्यादा ठंडी के कारण फुल्ली आइस से कवर्ड नहीं हुआ, बल्कि ठंडे गर्मियों के मौसम के दौरान जो आइस पहले से फ्रीज हो चुकी थी उनके मेल्ट ना होने के कारण ही पूरा अर्थ कई बार आइस से कवर्ड हो चुका था, और जिसे मेल्ट करने में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए था जो अर्थ नहीं कर पाया। तो मेरा आपको ये फैक्ट समझाने का मतलब यही था कि कोई भी चीज शुरुआत में बहुत छोटी होती है, लेकिन वक्त के साथ वही चीज स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होने लगती है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग, जिसमें आपके साल के इंटरेस्ट आपके फंड के साथ ऐड हो जाते हैं। उससे ये होता है कि नेक्स्ट ईयर आपके फंड के साथ जो इंटरेस्ट आपने ऐड किया था उस पे आपको इंटरेस्ट मिलने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि वॉरेन बफेट पे 200 से ज्यादा बुक्स लिखी गई हैं कि वो कैसे अमीर बने, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं कि वॉरेन बफेट सिर्फ एक कमाल के इन्वेस्टर नहीं, बल्कि वो एक कमाल के इन्वेस्टर हैं जब से वो 10 साल के थे। मेन सक्सेस फैक्टर वॉरेन बफेट का यही है कि वो पिछले 70-80 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टॉक्स को पिक करते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ 30 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू करी होती और एज 60 में आकर अगर उन्होंने रिटायर ले लिया होता तो उनकी कुल नेटवर्थ होती $12 मिलियन। लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनकी नेटवर्थ है $84.6 बिलियन, जिसमें से $81.5 बिलियन तो उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाए हैं। ऑथर कहते हैं कि His skill is investing but the secret is time, यानी उनकी काबिलियत थी इन्वेस्टिंग लेकिन उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस था उनका टाइम। ऑथर ये भी कहते हैं कि वॉरेन बफेट सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम एवरेज एनुअल रिटर्न को कैलकुलेट करें तो जिम सिमंस उनसे भी बेहतर इन्वेस्टर हैं, क्योंकि उनके पैसे 66% कंपाउंड हुए हैं एनुअली 1988 से। जिम सिमंस से बेहतर किसी का भी रिटर्न नहीं मिला है। इवन वॉरेन बफेट का भी एवरेज एनुअल रिटर्न 22% रहा है, जो 1/3 है जिम सिमंस से। लेकिन जिम सिमंस का नेटवर्थ अभी है $23.6 बिलियन, जो ऑलमोस्ट 70% कम है वॉरेन बफेट से। आपको पता है जिम सिमंस सबसे अमीर इन्वेस्टर क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत ही की जब वो 50 साल के थे। तो मेरा पॉइंट यही था कि पृथ्वी के आइस एज और जिम सिमंस के एग्जाम्पल से कि हम हमेशा सोचते हैं कि कैसे हमें बेहतर रिटर्न्स मिले, लेकिन आप एक चीज को नजरअंदाज करते हो, वो है टाइम को। इसीलिए अगर आप अभी अपने 20s और 30s में हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है अमीर बनने का, वो है अभी से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहिए। शुरुआत में नंबर्स के पीछे ना जाएं, बल्कि फोकस रहे लॉन्ग टर्म के ऊपर। और आपने जान ही लिया है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से आप कितने पैसे कमा सकते हो। लेसन नंबर 4 जो मैंने इस बुक से सीखा वो है डेंजर्स ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी। रजत गुप्ता कोलकाता के एक चौल में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई थी। उन्होंने अपने करियर में जो भी अचीव किया वो एक सपने से कम नहीं है। जब वो 40 साल के थे तो वो मैकेंजी कंपनी के CEO थे
जो पूरी दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग कंपनी है। वहां से रिटायर होने के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम जैसे इंटरनेशनल कंपनीज में भी काम किया और साथ ही साथ उन्होंने बिल गेट्स के साथ काफी चैरिटेबल वाली काम भी किया और वो बहुत सारे पब्लिक कंपनीज के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। यानी रजत एक चौल में पैदा हुए थे और वहां से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उन्हें काफी सक्सेस भी मिला, जिससे वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिस्ट में आ गए थे। 2008 में उनकी नेट वर्थ थी $100 मिलियन। अगर $100 मिलियन को अगर हम 5% एनुअली एज्यूम करें तो हर घंटे रजत $600 से भी ज्यादा कमा सकते थे, यानी 40,000 रुपए से भी ज्यादा हर घंटे। उसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 24 घंटे से और 24 घंटे को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 7 से, तो आपको उनका वीकली इनकम पता चल जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा है। और वो अगर चाहते तो बहुत ज्यादा पैसे कमा भी सकते थे बिना कुछ करे, लेकिन उन्होंने एक गलती की जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें जेल जाना पड़ा। रजत गोल्डमैन सैच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में गोल्डमैन सैच को काफी लॉस हो रहा था। इसी लॉस से बचने के लिए वॉरेन बफेट ने $5 बिलियन गोल्डमैन सैच में इन्वेस्ट करने के बारे में डिसीजन लिया। क्योंकि रजत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, उन्हें ये न्यूज पब्लिक से पहले पता चल गया, तो उन्होंने अपने फ्रेंड राज को फोन किया और इस न्यूज के बारे में उन्हें कहा, जिससे राज ने इमीडिएटली गोल्डमैन सैच के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। और जैसे ही वॉरेन बफेट और गोल्डमैन सैच का न्यूज बाहर आया तो गोल्डमैन सैच के शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो गया। इसी इनसाइडर टिप के कारण रजत और राज को $17 मिलियन का फायदा हुआ, जिस कारण उन्हें जेल हो गया इसी इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। और इससे रजत और राज दोनों का करियर और रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया। अब सवाल ये आता है कि क्यों रजत ने ये इलीगल काम किया। अगर हम बात करते हैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति की और उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है क्राइम करने के अलावा, तो ये एक जस्टिफाइड है और हमें समझ में भी आता है। लेकिन रजत, जिनके पास इतना कुछ था, पैसा, रेपुटेशन, करियर, और वो और पैसे कमाने के लिए इन सभी चीजों को दांव पे लगा दिया। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि रजत ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ही हैड नो सेंस ऑफ इनफ, यानी वो संतुष्ट हो ही नहीं पाए थे अपने पैसों से। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करना पैसों के मामले में, अगर आपको खुश रहना है तो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप एक मोर मनी मेंटालिटी में फंस गए तो आपके पास चाहे जितने भी पैसे हो, उससे आप कभी खुश नहीं हो सकते। सोशल कंपैरिजन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। रिसेंटली IPL ऑक्शंस हुए, तो मान लेते हैं कि अगर एक नए प्लेयर किसी टीम में आता है 2 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट से और उसी टीम में सबसे महंगा प्लेयर की प्राइस रही है 15 करोड़ रुपए, तो वो अगर अपने आप को कंपेयर करने लगे सबसे महंगे प्लेयर से, तो हो सकता है कि उसका परफॉर्मेंस पे वो असर पड़ सकता है और वो इसी माइंडसेट की वजह से कभी खुश नहीं रह पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने ये सीखा, जब जितनी जरूरत है उतने पैसे कमा लेने के बाद खुश रहने पे फोकस करना चाहिए, ना कि बल्कि ज्यादा पैसे, ज्यादा शोहरत के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी रेस है जिसका कभी भी फिनिशिंग पॉइंट है ही नहीं। 5वां और आखिरी लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। हजारों तरीके हैं अमीर बनने के और हजारों बुक्स भी अवेलेबल है कि कैसे अमीर बन सकते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है अमीर बनने में और लगातार अमीर रहने में। यहाँ ऑथर 2 इन्वेस्टर की स्टोरी शेयर करते हैं कि क्यों अमीर रहना मुश्किल है अमीर बनने से। जैसे लिवरमोर ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे अपने वक्त के। उनका जन्म 1877 में हुआ था और वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए थे जब मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं था कि स्टॉक मार्केट नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है। 30 साल की एज तक उनका नेट वर्थ बन गया था $100 मिलियन से भी ज्यादा। 1929 अक्टूबर में जब मार्केट क्रैश किया तो मैक्सिमम शेयर्स की वैल्यू 75% से भी कम हो गया था और ये चीज लिवरमोर ने पहले ही गेस कर लिया था, जिस कारण मार्केट क्रैश होने से पहले ही उन्होंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे। इससे ये हुआ कि उन्होंने $3 बिलियन सिर्फ एक दिन में बनाया। तो बेसिकली यूएस का सबसे वर्स्ट डे में जैसी लिवरमोर ने $3 बिलियन कमाए और पूरे दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन भी बन गए। और वही एक और इन्वेस्टर थे अब्राहम जर्मनस्काई के नाम से, जो एक मल्टी मिलियनियर रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने 1920s में बहुत सारे पैसे कमाए थे और उस वक्त इकोनॉमी काफी बूम स्टेज में थी। तो बाकी बिजनेसमैनों की तरह उन्होंने भी अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे और जब मार्केट क्रैश हुआ तो वो ये सदमा सह ही नहीं पाए और उन्होंने अपनी जान ले ली।
तो अक्टूबर 1929 के मार्केट क्रैश ने जेसी लिवरमोर को रिचेस्ट मैन बना दिया पूरे दुनिया में। वही अब्राहम जर्मनस्काई ने अपनी जान दे दी। इस इंसिडेंट के बाद जेसी लिवरमोर को बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर और उन्होंने फिर से अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और उन्होंने काफी ज्यादा पैसे लोगों से भी उधार ले लिया था। लेकिन 1933 में उन्होंने अपने सारे पैसे गंवा दिए स्टॉक मार्केट में और उन्होंने भी अब्राहम जर्मनस्काई की तरह अपनी जान ले ली। तो यहाँ ऑथर एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव रखते हैं कि दोनों जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मनस्काई अमीर बनने में काफी अच्छे थे, लेकिन अमीर रहने में दोनों ने ही फेल किया। पैसे कमाना मुश्किल है, लेकिन लगातार पैसे कमाते रहना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। ऑथर कहते हैं कि अगर उन्हें पैसों को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है तो उसे वो सर्वाइवल का नाम से डिफाइन करेंगे। वैसे पैसे कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखनी पड़ेगी और साथ ही साथ मार्केट में उतरना पड़ेगा, लेकिन लगातार पैसे बनाने के लिए आपको उसका ठीक उल्टा करना पड़ेगा। आपको शायद बहुत बार रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको थोड़ा नेगेटिव भी होना पड़ेगा। तो जो भी आपने कमाया है उसका कुछ परसेंटेज आपके लक के वजह से भी हुआ है और ये कभी भी आपसे छिन सकता है। दो रीजंस हैं कि क्यों सर्वाइवल मेंटालिटी काम करता है आपको हमेशा अमीर रखने में। पहला रीजन है कि बहुत बार आपको इतना सक्सेस मिल जाता है कि आप भूल ही जाते हो कि ये सब कुछ छिन भी सकता है आपसे और आपको अपनी आंखें खुली रखनी है अगर आपको सर्वाइव करना है इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में। और दूसरा रीजन है सर्वाइवल मेंटालिटी काम करता है क्योंकि इससे आपको समय मिलता है कि आप कंपाउंडिंग के पावर को समझ सको। अगर वॉरेन बफेट टिके नहीं रहते तो शायद उनके पास इतनी वेल्थ नहीं होती आज। यहाँ ऑथर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे फोकस करने को कहते हैं, जिसमें कई बार अप्स एंड डाउन होंगी ही, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। इसको आपको करने का 3 सिंपल मेथड है। पहले आपको ज्यादा रिटर्न पे फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बनने में फोकस करना है, क्योंकि जब आपको कोई तोड़ नहीं सकता तो आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में रहेंगे और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। जैसे जब बुल मार्केट चल रहा होता है, यानी स्टॉक्स का प्राइस ऊपर हो रहा होता है, तो इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि कैसे मैं फटाफट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं जिससे कि मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑथर कहते हैं कि अगर हम मान भी लेते हैं कि आपको 10% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला तो इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर वही आप पैसे अपने पास ही रखते हो तो आपके पूरे पैसे बच जाते हैं। इसीलिए ऑथर का रिकमेंडेशन यही है कि मार्केट फ्लक्चुएशन में पैसे ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग को यूज करना चाहिए, जिसके लिए आपको अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर जा भी रहा है या फिर नीचे भी आ रहा है तो आपको बिल्कुल स्टेबल रहना है। जहाँ पे आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उस पे आपको भरोसा रखना है। दूसरा मेथड है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपके प्लान के हिसाब से सब कुछ नहीं होगा, यानी आप जो भी प्लान करेंगे उसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि नो मैटर आप जो भी प्लान करोगे वो एग्जैक्टली नहीं होने वाला है। 20 साल 30 साल की प्लानिंग हमेशा गलत ही होती है। अगर आपका ये प्लान नहीं है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं होगा जो आपने सोच रखा है, तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। आपको ये अज्यूम करना है कि अगर 8% रिटर्न आपको नहीं भी मिला अगले 10 सालों तक, आपको सिर्फ 4% ही मिला, तब भी आपको खुश रहना चाहिए। तीसरा मेथड है सर्वाइवल मेंटालिटी के लिए कि वो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी बनानी होगी जो दोनों ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर के बारे में और साथ ही साथ पैरानॉइड भी है। आपको ये बिलीव कराना होगा खुद को कि कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिस कारण मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि आपको ये बिलीव है कि सब कुछ अच्छा ही होगा फ्यूचर में, लेकिन सेंसिबल ऑप्टिमिज्म उस बिलीव को कहते हैं जब कुछ चीज आपके फेवर में होंगी, जिस कारण अगर कुछ बुरा भी हुआ तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे। शॉर्ट टर्म लॉस का ये मतलब नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑथर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि 20 साल की उम्र तक 50% से ज्यादा सिनाप्टिक कनेक्शन एक व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं अगर कंपेयर करें उसी व्यक्ति को 2 साल की उम्र तक, लेकिन इससे फायदा ही मिलता है उसे। एक 20 साल का व्यक्ति डेफिनेटली ज्यादा स्मार्ट होता है कंपेयर करें अगर 2 साल के बच्चे से। ऑथर यहाँ कोट करते हैं कि डिस्ट्रक्शन इन द फेस ऑफ प्रोग्रेस इज नॉट ओनली पॉसिबल बट एन एफिशिएंट
एफिशिएंट वे टू गेट रीड ऑफ एक्सेस। मुझे पता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सभी के लिए, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो ऑथर ये मीन कर रहे हैं कि हमें ऑप्टिमिस्टिक तो होना ही चाहिए कि जिससे जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो बढ़िया रिटर्न लेके देगा, लेकिन उसी ऑप्टिमिज्म में आपको रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा कि अगर सक्सेस नहीं भी मिली और अगर आपको फेलियर भी मिला तो उससे आप अपनी जिंदगी में कुछ इफेक्ट नहीं आने दोगे। तो अगर इस वीडियो को समराइज करें तो हम सभी ने सबसे पहले ये सीखा, यानी कोई व्यक्ति क्रेजी नहीं है पैसों के बारे में, बल्कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है पैसों के बारे में, ये मैटर करता है कि वो पैसे को कैसे यूज करेंगे। दूसरा लेसन जो हमने सीखा, इंपॉर्टेंस ऑफ लक एंड रिस्क, और कैसे कई बार आपने सब कुछ सही किया लेकिन आपके लक के कारण आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, इसीलिए हम सभी को किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। तीसरा लेसन जो हमने सीखा आज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में सीखा कि कैसे वॉरेन बफेट बिलियनियर बन गए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के पावर से। चौथा लेसन जो हमने सीखा कि कैसे ज्यादा पैसे ना होने की माइंडसेट की वजह से रजत गुप्ता उन्हें जेल जाना पड़ा अपने इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। और आखिरी लेसन जो हमने आज सीखा, अमीर बनने में और लगातार अमीर रहने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है पैसों के बारे में तो बस आप इस बुक को खरीद लीजिए, क्योंकि ये लिटरली बेस्ट बुक है फाइनेंस के ऊपर। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो लाइक जरूर करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए जिससे कि वो कुछ नया सीख सके। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट संडे एक और अमेजिंग डिटेल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।